आज हम 5 आर्टिकल्स ही लेके चलेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे एक आपका स्पेस टेक्नोलॉजी से रहेगा, काफी रेलिवेंट। अच्छा, न्यूज़पेपर कुछ प्रेफर करते हैं कि सुबह सुबह ही पढ़ लेना है, कुछ प्रेफर करते हैं दिन में। जो स्टार्टिंग में होते हैं उनको मैं बोलूंगी दिन में पढ़ो। रीजन बिहाइंड न्यूज़पेपर नेगेटिव ज्यादा होता है रादर देन पॉजिटिव। तो सुबह सुबह नेगेटिव नोशंस ऐड कर लेना वो भी अच्छी बात नहीं होती। तो स्टार्टिंग में भी ट्राई करना, दिन में आराम से पढ़ लिया, शाम को पढ़ लिया, जैसे मर्जी। जरूरी नहीं है भाग ही लेना है, पर पढ़ना जरूर है 15 मिनट निकाल के। चलो, जैसे फर्स्ट आर्टिकल है, इसमें 2 चीजें कवर्ड हैं। एक है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ठीक है, नाम से पता लग रहा है। ऐसी सैटेलाइट जो किसको ऑब्जर्व करने वाली है, अर्थ को, ठीक है। अब अर्थ से रिलेटेड हर फिनोमिना, कहीं पे डिजास्टर होने वाला है, जैसे फ्लड वाली सिचुएशन बन रही है, लैंडस्लाइडिंग की सिचुएशन बन रही है, ओवरऑल सारी चीजों को ऑब्जर्व करना, पहली चीज। दूसरी, इसका नंबर है 09। इससे पहले 04 सैटेलाइट हमने कर दी हैं, अब 09 किया था। खैर, आज का न्यूज़पेपर आप खोलोगे, ये कल लॉन्च करी हमने, फेल हो गई है ये, ठीक है। 17 मिनट में इसने अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना था, बीच में कुछ डिफॉर्मिटी आ गई, जिस वजह से ये एक्सपेरिमेंट हमारा फेल हो चुका है, मिशन फेल हो गया। एंड जो दूसरा है वो भी आपका स्पेस टेक से ही रिलेटेड है। ये है अबाउट चंद्रयान 5। चंद्रयान 5 नाम से क्या लग रहा है, चंद्रमा के ऊपर मूवमेंट, चंद्रयान 5। तो कैबिनेट ने इसको भी अप्रूवल दे दिया है। आपको बस ऑब्जेक्टिव्स पे ज्यादा फोकस रखना है कि क्या इसमें हमारे ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, क्या हमें इस मिशन के अंदर करना है। तो पहले आर्टिकल तो ये आगे दो। देन आती है जीएस पेपर 1, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज। शीतल, ये वाले क्वेरीज मैं उठाती हूँ लास्ट में, लेक्चर के एंड में। जीएस पेपर 1 जिसमें आप हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हो, तो उसी में एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज का भी सेक्शन होता है। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज का मतलब है जिन्होंने फ्रीडम फाइटिंग में हेल्प करी है कहीं ना कहीं, ठीक है, तो उनके बारे में हमें पढ़ना है। देन आता है आपका एक आर्टिकल इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से। ये मिनिस्टर हैं कोलंबिया के, और ये कहाँ के हैं, चाइना के, ठीक है। तो यहां से हमें क्या पता लग रहा है कि कोलंबिया भी न्यूज में था, और साथ में कौन था, चाइना। चाइना की लोकेशन देखने की जरूरत नहीं है, बड़ा सा मैप है, ऊपर मंगोलिया, उसके ऊपर रशिया, साइड में हम आ जाते हैं, देन जापान वगैरह, आइलैंड्स है, पानी बीच में सेपरेशन कर देता है, नीचे कोरिया है वो वाला, चलो वो हो जाता है इजीली। पर यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बन जाता है वो है कोलंबिया। तो यहाँ पे एक तो इंटरनेशनल रिलेशन के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हुआ, दूसरा इंपॉर्टेंट लोकेशंस। अगर आप एचपी का पेपर भी देखोगे तो लोकेशंस पूछी जाती हैं, किस कंट्री के बॉर्डर कौन कौन से हैं, वो क्वेश्चन बनते हैं, तो लोकेशन के पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पे ये जीएस पेपर 2 और साथ ही में जीएस पेपर 1, ठीक है। इस तरह से अब मैं सिलेबस के साथ बता रही हूँ आपको कैसे कनेक्ट करते चलना है। देन आ जाओ नेक्स्ट पे, कौन है ये है ज्योति रानी, एक यूट्यूब ब्लॉगर है। पाकिस्तान भी जा रही थी, चाइना भी जा रही थी, अभी इसको पकड़ लिया गया है। तो चार्जेस लगे हैं कि स्पाई करा है मे बी, और पहलगाम अटैक के आसपास ही इसकी बहुत ज्यादा ट्रेवलिंग थी। हमें वो नहीं देखना। इसी आर्टिकल के अंदर 2 टर्म्स यूज करी गई थी, एक थी मोडस ऑपेरेंडाई, सुनने में टफ लगेगा पर जब इसका मीनिंग समझोगे आपको इजी लगेगा। एंड दूसरा है पर्सोना नॉन ग्रेटा, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। तो इनके ऊपर हमारा मेन फोकस रहेगा आज के साथ। एक आपको यहाँ पे दिखेगी स्पीशी, छिपकली है, यहाँ पे छिपकली का नाम है जेको। जब भी कोई स्पीशी न्यूज में आती है उसकी कोई ना कोई खास बात होती है, या तो उसका लाइफस्टाइल बड़ा यूनिक सा होता है, या फिर कहीं पे वो गायब हो गई थी कुछ टाइम के लिए, जैसे ये 34 साल के बाद साउथ अफ्रीका में दोबारा से देखी गई है। मतलब 34 साल का जो इंटरवल था उसमें ये दिखी ही नहीं कभी, अब दोबारा से दिखी है तो न्यूज में बन गई हेडलाइंस। तो कुछ ना कुछ यूनिकनेस रहेगी जब भी कोई स्पीशी न्यूज में आएगी। पेपर की अगर बात करें तो ये आ जाएगा जीएस पेपर 3। एनवायरमेंट का सेक्शन है, वहां पे इकोलॉजी का सेक्शन है, तो उसी पर्सपेक्टिव से आपका ये स्पीशी न्यूज आ जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट आर्टिकल विच इज पर्सोना नॉन ग्रेटा। ओ देखो, इधर मैंने ये सिलेबस मेंशन कर दिए है। जीएस पेपर 2 का पॉलिटी एंड गवर्नेंस, साथ में इंटरनेशनल रिलेशन, उसका एक सेक्शन आएगा विच इज डिप्लोमेटिक पावर्स। अब इस आर्टिकल को समझने से पहले मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट बता देती हूँ हुआ क्या। ये ज्योति रानी है, व्लॉगर है, 3 लाख तक के सब्सक्राइबर थे, पर इसका मूवमेंट बार बार पाकिस्तान की तरफ को काफी था। इवन जो इंडिया के अंदर पाकिस्तानी ऑफिशियल थे उनके साथ भी ये कनेक्शन में थी। अभी इसके फोन और जो लैपटॉप वगैरह है उनको चेक किया जाएगा पूरी तरह से, पर जो मूवमेंट थी उस पर नोटिस किया गया कि पाकिस्तान में मल्टीपल टाइम गई थी, एक बार चाइना में भी इसने विजिट करी है, और इंडिया की खास किसी के साथ भी नहीं है, अच्छी कोलैबोरेशन नहीं है, ऑब्वियस सी बात है ना। तो
हाँ, वही बोला ना, जो इंडिया के अंदर पाकिस्तानी ऑफिशियल थे, अभी वही बता रही हूँ कि ये क्या होती है एम्बेसी, क्या होता है कॉन्सुलेट, उसको बताती हूँ। तो ये सारा न्यूज का कॉन्टेक्स्ट था, पर उसी में एक टर्म आती है पर्सोना नॉन ग्रेटा, क्योंकि जब पहलगाम अटैक हुआ, सभी ने सुना है पहलगाम अटैक के बारे में, ठीक है, तो वहां पे बोला जितने भी इंडिया के अंदर पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स थे, उनको बोला हमें आप लोग यहाँ पे चाहिए नहीं, आप वापस जाओ। टोटल थे पहले 55, उसके बाद रिड्यूस करा नंबर 30। अभी जब ये केस सामने आया ना इसका, ज्योति रानी वाली का, तो एक और डिप्लोमेट जिसके साथ इसके कनेक्शन थे उसको भी बोल दिया है पर्सोना नॉन ग्रेटा। पर्सोना नॉन ग्रेटा, पर्सोना मतलब पर्सन है, नॉन ग्रेटा का मतलब है वेलकम नहीं है, यू आर नॉट वेलकम इन आवर कंट्री, मतलब यू आर अनवेलकम, हम नहीं चाहते आप हमारी कंट्री के अंदर रहो, यही मतलब होता है पर्सोना नॉन ग्रेटा का। तो यहाँ पे एक कन्वेंशन आता है विच इज वेना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन 1961। पर इसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए डिप्लोमैट कौन होता है। बताइए फिर डिप्लोमैट कौन होता है? ठीक है, मतलब यूपीएससी का पेपर दिया होता है एक तरह से, फिर एक पोस्ट होती है फॉरेन सर्विसेज की, तो फिर वो क्या करते हैं, दूसरी कंट्री में जाके अपनी कंट्री की गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इंडिया में भी बहुत सारे फॉरेन सर्विसेज में जाते हैं, कोई स्पेन जा रहा है, कोई फ्रांस जा रहा है, कोई किसी कंट्री के अंदर जा रहा है, वहां पे वो इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसको वहां पे रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल किसी फ्रांस से हमें राफेल परचेज करने हैं, तो वहां पे वो डीलिंग करेगा कि और लो कॉस्ट पे परचेज कर सके, किसके फेवर में, इंडिया के फेवर में। तो डिप्लोमेट हर कंट्री के आपको मिलेंगे। इंडिया के अंदर भी जैसे एक वर्ड आप सुनोगे एम्बेसी, एम्बेसी हमेशा कहाँ पे होती है, कैपिटल में, जहां पे भी किसी कंट्री की कैपिटल होती है वहां पे होती है एम्बेसी। तो मतलब रैंकिंग अब डिक्रीज करेगी, कैसे, अब कैपिटल तो ऊपर है, अब इंडिया में देखो कितनी ज्यादा ज्योग्राफी आ जाती है, ऊपर पहाड़ियां आपको ज्यादा मिलेंगी, फिर आप प्लेन्स में आते हो, नीचे आपको ये वेस्टर्न घाट्स मिलेंगे, इधर ईस्टर्न घाट मिलेंगे, नीचे पानी का फ्लो ज्यादा मिलेगा, मतलब अलग अलग ज्योग्राफी मिलेगी। तो इसके लिए क्या किया जाता है, कॉन्सुलेट बना दिए जाते हैं, छोटे छोटे ऑफिस जो इंपॉर्टेंट सिटीज होती हैं वहां पे भी बना दिए जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कॉन्सुलेट। यहाँ पे भी कौन ही बैठे होते हैं, डिप्लोमैट्स। पर जो मेन काम होगा, जैसे ट्रेड से रिलेटेड है, अभी मिलिट्री से रिलेटेड है, वो सारा कहाँ पे होगा, वो कैपिटल के अंदर होता है, यानी कि वो कहाँ पे होगा, एम्बेसी के अंदर। पर जैसे किसी को वीजा रिलेटेड काम है, अगर उसको दिल्ली नजदीक पड़ रही है वो दिल्ली चला जाएगा, पर अब जो केरला का पर्सन है वो थोड़ी इतने दूर जाएगा, वीजा के लिए आपको मल्टीपल चक्कर तो लगाने पड़ेंगे, तो उसके लिए वो क्या प्रेफर करेगा, जो भी उसके पास में कॉन्सुलेट होगा नजदीक का। तो वीजा रिलेटेड काम कहाँ पे होता है, सारा कॉन्सुलेट के अंदर। तो ये मैंने बोला मिलिट्री वर्ड, ट्रेड हो गया, मिलिट्री रिलेटेड वर्क हो गए, मतलब जो सेंसिटिव से वर्क्स होंगे वो कहाँ पे जाके सॉल्व करे जाते हैं, एम्बेसी के अंदर। तो इस डिफरेंस को एक बार आप नोट भी कर लोगे, ये है एम्बेसी, यहाँ पे है कॉन्सुलेट। तो जो एम्बेसी होती है वहां पे आप देखोगे जो उनका डेजिग्नेशन होता है वो एक तरह से एम्बेसडर की तरह होता है, ठीक है। पर जो काउंसिलेट के अंदर बैठेगा ऑफिसर, उसको क्या बोल देंगे, काउंसिल, मतलब उसी से नाम डिराइव कर दिया, एक तरफ एम्बेसडर है एक तरफ काउंसिल है। उसके बाद जो एम्बेसी होती है हमेशा आपको कहाँ पे मिलेगी, कैपिटल सिटी के अंदर। पर जो कॉन्सुलेट होते हैं वो कैपिटल सिटी के अलावा आपको डिफरेंट लोकेशंस पे मिल जाएंगी, जो भी प्रोमिनेंट सी सिटी होती है किसी भी स्टेट के अंदर। यहाँ पे जो एम्बेसी के अंदर काम होंगे वो ट्रेड, मिलिट्री रिलेशन या फिर पीस से रिलेटेड काम होंगे। पर वहीं पे देखोगे तो वीजा हो गया, पासपोर्ट हो गया, कोई इमरजेंसी में किसी को अपने घर जाना है पर कोई रीजन की वजह से वो जा नहीं पा रहे, तो ये वाले जो सिटीजन से रिलेटेड जो काम होंगे वो कहाँ पे जाएंगे, कॉन्सुलेट के अंदर। डिफरेंस क्लियर? अब चलते हैं डिप्लोमैट की तरफ। अब डिप्लोमैट क्या कर रहे हैं, हमारी कंट्री को दूसरी कंट्री के अंदर भी जाके रिप्रेजेंट कर रहा है। पर यहाँ पे जो टर्म आई पर्सोना नॉन ग्रेटा, उसका मतलब है यू आर अनवेलकम। तो इंडिया ने जब बोला कि आपके जो डिप्लोमैट्स हैं हमारी कंट्री के अंदर वो पर्सोना नॉन ग्रेटा हैं, यानी कि हम नहीं जाते वो यहाँ पे रहें। पर ये टर्म मेंशन कहाँ पे की है, ये की है वेना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन 1961। वेरी इंपॉर्टेंट, मेंस के पर्सपेक्टिव से भी ये काफी रेलिवेंट टॉपिक रहने वाला है, आपसे पूछा जाएगा क्योंकि काफी न्यूज में था, ठीक है। ईयर याद रखना है 1961। वेना क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कहां पे हुआ होगा ये साइन, वेना में, कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है ना वेना, वहीं पे ये साइन हुआ था, नाम पड़ गया वेना कन्वेंशन। किस चीज के ऊपर है, तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस, किस डिप्लोमेट को कितनी पावर्स देनी है, कहां पे उसकी पावर्स को सस्पेंड कर दिया जाएगा, वो सब कहां पे लिखा हुआ है, इसी डिप्लोमेटिक रिलेशन 1961 के अंदर। अब जब ये दोनों चीजें क्लियर आपको, पर्सोना नॉन ग्रेटा का मीनिंग क्लियर। अब यहाँ पे बोला जो वेना कन्वेंशन है उसका एक आर्टिकल इन्वोक हुआ, जैसे ये टर्म यूज हुई ना, तो एक आर्टिकल नंबर 9 है वेना कन्वेंशन का, उसको प्रोवोक कर दिया गया। अब उसमें क्या लिखा है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हाईली इंपॉर्टेंट। सबसे पहले
एक वर्ड लिखा है होस्ट कंट्री। अब होस्ट कंट्री कौन सी होती है? हम इंडिया में हैं, हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारी कंट्रीज के डिप्लोमैट्स बैठे हुए हैं, तो हम क्या हैं अभी के लिए? होस्ट कंट्री। सेम यूएस आप जाओगे, वहां पे भी इंडिया के डिप्लोमैट्स बैठे हैं, काउंसलर्स बैठे हुए हैं, तो वहां पे कौन होस्ट कंट्री होगी? यूएस। तो होस्ट कंट्री क्या बोलती है? होस्ट कंट्री का डिस्क्रिशन होता है। डिस्क्रिशन मतलब ये हमेशा होस्ट कंट्री की चॉइस रहेगी कि किस कंट्री के वो डिप्लोमैट्स रखना चाहते हैं, किसके नहीं। तो ये किसकी चॉइस रहेगी? होस्ट कंट्री। तभी इंडिया ने क्या बोला? पर्सोना नॉन ग्रेटा। हमारी चॉइस है हम किसको चाहते हैं डिप्लोमैट रखना। देन आते हैं ऑब्लिगेशन टू रिकॉल। एक बार जब हमने बोल दिया, अब हम का मतलब यहाँ पे इंडिया रहेगा, इंडिया का मतलब होस्ट कंट्री रहेगी। एक बार जब बोल दिया ना कि पर्सोना नॉन ग्रेटा है आपके डिप्लोमेट्स हमारे लिए, तो वो जो दूसरी कंट्री है, जैसे पाकिस्तान को हमने बोला, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप अपने डिप्लोमेट्स को वापिस बुलाए। ठीक है। थर्ड बोलता है कि अगर नहीं बुलाए, अब पाकिस्तान बोले नहीं हम तो नहीं बुलाएंगे डिप्लोमेट्स को, फिर क्या किया जाएगा? तो उसमें कुछ इम्यूनिटीज, कुछ पावर्स दी होती हैं डिप्लोमेट्स को। जैसे उनके घर को अगर कोई वॉर वाली सिचुएशन बनती है, जो कि अभी हुआ, पाकिस्तान ने अटैक्स करवाए, स्पॉन्सर वर्ड यूज कर लेते हैं पर प्रूव हो चुका है उन्होंने ही करवाए हुए। तो उस केस में अब पाकिस्तान के बारे में हमें तो पता है कि इन्होंने वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट करी थी, पर जो डिप्लोमेट्स होते हैं ना, उनको पावर दी जाती है एक, कि आपके ऊपर कोई अटैक नहीं करेगा अगर दो कंट्रीज के बीच में रिलेशन वर्स भी हो गए। आपकी जो प्रॉपर्टी होगी उसके ऊपर भी कोई अटैक नहीं करेगा अगर रिलेशन वर्स हो गए। पर यहाँ पे हुआ क्या? ऑब्लिगेशन टू रिकॉल। आपको बुलाने चाहिए वो, उसके बाद जो इम्यूनिटीज है वो नहीं मिलेंगी, एक आम इंसान की तरह उसको ट्रीट किया जाएगा। फिर अगर कुछ बुरा होता है डिप्लोमैट्स के ऊपर, उसके लिए होस्ट कंट्री रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। डन। तो ये था आपके आर्टिकल नंबर 9 ऑफ वेना कन्वेंशन 1961 के अंदर मेंशन, डिप्लोमेटिक रिलेशन को लेकर। तीनों पॉइंट्स क्लियर? तो पहला क्वेश्चन ही था, हमारी चॉइस है किसको डिप्लोमेट रखना है, किसको नहीं। दूसरा है ऑब्लिगेशन टू रिकॉल, जो दूसरी कंट्री है उसको बुलाने पड़ेंगे अपने डिप्लोमेट्स अगर होस्ट कंट्री ने उनको भेज दिया। अगर नहीं बुलाया तो जो उनकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज थी वो बुरी तरह से खत्म हो जाएंगी। डन। तो ये वाला आर्टिकल था 9। अब जो वेना कन्वेंशन है उसमें लिखा क्या क्या है आपने देखा? ऑन डिप्लोमेटिक रेगुलेशंस, मतलब उनके लिए क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या उनको प्रिविलेजेस हैं। ऐसे थोड़ी है कि इम्यूनिटी दे दी तो तुम कल को मर्डर कर दो वहां पे, तो उतने प्रिविलेजेस भी नहीं है ना, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन तो होंगी। तो वो सब कहाँ पे लिखी हुई है? वेना कन्वेंशन 1961 के अंदर। इसके बाद डिप्लोमेटिक रिलेशन में आज दोबारा से एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, पूरी कंट्रीज के ऊपर ये चलती है, ऐसे नहीं है सिर्फ इंडिया या पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। थ्रू आउट वर्ल्ड कितनी सारी कंट्री हैं, जिसमें से 193 कंट्रीज ने इसको रेटिफाई करा हुआ है। रेटिफाई का मीनिंग पता है आपको? नो? सुनो, ये एक डॉक्यूमेंट है, यहां पे मान लो वेना कन्वेंशन को इंडिया ने साइन करना था। एक साइन जब हम करते हैं ना, जैसे मैंने एक साइन कर दिया यहाँ पे इंडिया के साइड से, तो मैं सिर्फ सिग्नेटरी हूं अभी के लिए। जो वेना कन्वेंशन के अंदर चीजें लिखी है मेरे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि फॉलो करनी ही पड़ेंगी। पर अगर मैंने दूसरा पन्ना पलटा और दोबारा से वहां पे सिग्नेचर कर दिए, तो अब मैं क्या हो चुकी हूँ? रेटिफाइड, यानी कि डबल सिग्नेचर मेरे हो चुके हैं। अब जो वेना कन्वेंशन के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन लिखी है वो उसके लिए मैं बाध्य हूं, मुझे वो मानने ही पड़ेंगे। तो जब तक कोई कंट्री सिग्नेटरी होती है तो उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती कि आपको माननी पड़ेगी वो ट्रीटी, मानना ही पड़ेगा वो कन्वेंशन। पर एक और सिग्नेचर जब कर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं रेटिफिकेशन। अब मुझे मानना ही पड़ेगा अगर मैंने डबल सिग्नेचर यहाँ पे कर दिए। इसमें बस एक पन्ना है, ये पेजेस हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें लिख दिया है कि डिप्लोमेट्स को क्या क्या इम्यूनिटीज हर कंट्री के अंदर दी जाएगी। और अगर कोई ऑब्लिगेशन होती है, जैसे अभी के लिए वॉर की सिचुएशन बन गई इंडिया और पाकिस्तान, तो अगर हम बोलते हैं कि अपने डिप्लोमेट्स को वापस ले जाओ, तो उस केस में क्या क्या कर सकती है होस्ट कंट्री उन डिप्लोमेट्स के साथ? कैसे प्रोड्यूस, मतलब? ये देखो यहाँ पे लिखा है इंटरनेशनल ट्रीटी, मतलब वेन्यू डिसाइड किया सभी ने मिलके कि हम कहाँ चलेंगे, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की भी कैपिटल वेना के अंदर जाएंगे। अब वहां पे ऐसे नहीं था यूएस ही बैठा हुआ था अकेला, वहां पे सारी कंट्रीज के डेलीगेट्स आए हुए थे, उन सभी ने एक पन्ना बना दिया, जैसे रिलीजियस बुक्स होती हैं सभी ने लिखी होती है, वो ऐसे थोड़ी होता है कि पर्सन ने लिख दी। बस डिसाइड करने के लिए सारी कंट्रीज के आए होते हैं। हाँ, नाम लोकेशन का दे दिया, न्यूट्रल सा हो गया कि यहाँ पे हम सभी मिले थे, यहाँ के नाम पे रख देते हैं इस कन्वेंशन का नाम। तो ये नाम का इसका रख दिया कि कैसे जो नाम है वो रखना है। देन
डिप्लोमेट क्या क्या काम करेंगे वो बताया हुआ है, और इवन ये भी लिखा है जैसे पाकिस्तान का डिप्लोमेट इंडिया के अंदर है तो इंडियन उसके काम में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, एंड इवन जो पाकिस्तान का डिप्लोमेट इंडिया के अंदर है वो भी इंडियन गवर्नमेंट के साथ कोई इंटरफेरेंस शो नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज याद रखनी है। दूसरा, इसको अडॉप्ट कब करा गया था, तो 18 अप्रैल 1961 बोल दिया कि हमारा जो वेना कन्वेंशन का पूरा डॉक्यूमेंट है वो रेडी है, पर एक्चुअल में इसको एनफोर्स करा गया था 24 अप्रैल 1964। एनफोर्स का मतलब अब ये जाके इंप्लीमेंट किया सभी के ऊपर, तो बन तो पहले जाती हैं चीजें, इंप्लीमेंटेशन में कई बार टाइम लगता है, वही चीज है यहाँ। उसके बाद क्या क्या मेंशन करा हुआ है, तो एम्बेसी और कॉन्सुलेट, एम्बेसी में कौन बैठेगा, एम्बेसडर, और कॉन्सुलेट में काउंसिल, तो उनकी क्या क्या इम्यूनिटीज हैं, क्या क्या प्रिविलेजेस हैं, वो सब इसके अंदर मेंशन करे हुए हैं। ओके, अब आते हैं 1961। सबसे पहले तो है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। जो डिप्लोमेट्स होते हैं उनको तीन चीजों से बचाया जाता है। सबसे पहले है अरेस्ट, देन है डिटेंशन, फिर है परसिक्यूशन। तीनों के मीनिंग पता है, चलो एक चेन पढ़ो इसके लिए। सबसे पहले आता है डिटेंशन। डिटेंशन में पक्का नहीं होता इसने ये क्राइम कमिट किया है, मतलब बस डाउट सा होता है, तो यहाँ पे डी फॉर डिटेंशन, डी फॉर डाउट। ठीक है, पर यहाँ पे फिर भी उसको रख लिया जाता है एक प्रोटेक्टेड से हाउस में, और वहां पे उससे पूछताछ करी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जो अरेस्ट। यहाँ पे पता चल चुका है कि किसी ने क्राइम कमिट किया था तो वो फाइनली उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। फिर आएगा आपका कस्टडी। अब डिपेंड करेगा किस लेवल का क्राइम है, उसको जुडिशरी के सामने पेश किया जाएगा या पुलिस ही देख लेगी। पुलिस को बोलेंगे पुलिस रिमांड पे रखो, 14 दिन तक इन्वेस्टिगेशन करो, अगर बुलवाना है कुछ तो इससे बुलाओ। फिर पुलिस हर हथकंडे अपनाती है और यहाँ पे उनसे बुलवाती है। तो ये 3 स्टेप्स रहते हैं, और एक वर्ड लिखा हुआ है परसिक्यूशन। परसिक्यूशन का क्या मतलब होता है, आपके रिलीजन के बेसिस पे आपको प्रताड़ित तो नहीं किया गया, दैट इज परसिक्यूशन। तो डिप्लोमैट्स को अरेस्ट, डिटेंशन और परसिक्यूशन से इम्यूनिटी मिल रखी है, इनको आप नहीं कर सकते। इन तीनों चीज को आप यहाँ पे अवॉइड नहीं कर सकते, ध्यान रखना पड़ेगा इसका। पर एक एक्सेप्शन लिखी है कि अगर ऑफिशियल ड्यूटी के बाहर जाके वो किसी का मर्डर कराया, कहीं पे रेप कराया, तो उसको सजा जरूर मिलेगी। मतलब ये कहाँ पे है, ये ऑफिशियल ड्यूटीज में बोला गया है कि आप रिलीजन के बेसिस पे ये नहीं बोलोगे कि उनके धर्म के नाम पे कोई अवलगर स्टेटमेंट दे दी, आप नहीं बोल सकते। पर अगर ऑफिस के बाहर वो कुछ क्राइम कमिट करते हैं इन इम्यूनिटीज का मिसयूज करके, तो फिर उनको चार्जेस लगाए जाएंगे, उनका अरेस्ट भी हो सकता है, अगर प्रूव नहीं हुआ है तो डिटेंशन हो सकता है, अगर सब प्रूव है तो फिर कस्टडी में भी जा सकता है। कहाँ पे ये एक्सेप्शन लिखी हुई है, तो आर्टिकल 29 एंड 31 ऑफ वेना कन्वेंशन। ये वेना कन्वेंशन के आर्टिकल है। तो अभी तक आपने एक आर्टिकल 9 पढ़ा जिसमें था पर्सोना नॉन ग्रेटा। आर्टिकल 29 और 31 में किसके बारे में लिखा हुआ है कि क्या क्या डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज हैं और इसमें एक्सेप्शन क्या है, और जो इम्यूनिटी है उसको रिमूव करा जा सकता है होस्ट कंट्री के द्वारा, तभी जब उसने ऑफिशियल ड्यूटी के बियॉन्ड कोई गड़बड़ करी है। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली मेंबर्स। अब ऐसे तो होगा नहीं एम्बेसडर यहाँ पे रह रहा है, उसकी फैमिली बाहर रहे, कईयों को होता है फैमिली भी साथ ही रखनी है, तो फैमिली को भी पूरी इम्यूनिटीज प्रोवाइड करी जाती है जैसे एक डिप्लोमेट को दी गई होती है। नेक्स्ट है इनवाइबिलिटी ऑफ एम्बेसीज। अब मान लो कोई सिचुएशन डिस्टर्ब हो जाती है, जैसे अभी इंडिया और पाकिस्तान की हुई थी, तो उनकी जो प्रॉपर्टी होगी, रेजिडेंसीज होंगे, घर होंगे हमारी कंट्री के अंदर, उसको हम हार्म नहीं पहुंचा सकते। पर हमने क्या बोल दिया, पर्सोना नॉन ग्रेटा, उसके तहत क्या बन चुका है कि आपको तो बुलाने पड़ेंगे वो, उसके बाद प्रॉपर्टी के साथ क्या करना है वो होस्ट कंट्री की चॉइस है। तो अदरवाइज अगर नॉर्मल रिलेशन चल रहे हैं तो आप किसी परसिक्यूशन लिखा था ना पीछे, रिलीजन के बेसिस पे नहीं कर सकते वो चीजें हॉल्ट। डिसएग्री किस कॉन्टेक्स्ट में, हाँ हाँ, क्योंकि इम्यूनिटी खत्म है, उसके बाद तो हम भी दुश्मन की तरह उनको देखेंगे, डिप्लोमैट्स की तरह नहीं देखेंगे। देन आती है फ्रीडम ऑफ कम्युनिकेशन। ये साइड में आपको एक वाउचर दिख रहा है। अगर कोई मान लो पाकिस्तानी डिप्लोमैट है इंडिया के अंदर, वो अपनी कंट्री को इन्फॉर्मेशन भेजना चाहता है, तो एक पाउच मिला होता है हर डिप्लोमैट को, सेम पाकिस्तान के अंदर जो इंडियन डिप्लोमैट्स होंगे उनको भी मिला होगा ये। इसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन रखते हैं। अब ऐसे मत सोचना बड़ा डब्बा भेजना हो तो कैसे भेजेंगे, उसके लिए फिर बड़ा डब्बा होता है, बड़ा सा पाउच होता है। तो ये जो इसको बोलते हैं डिप्लोमेटिक बैग, तो इसको ओपन नहीं कर सकती होस्ट कंट्री। पाकिस्तान ने इसके अंदर क्या डाला है हम नहीं देख सकते जब वो अपनी कंट्री को भेजेंगे, तो ये इम्यूनिटी मिल रखी है उनको। देन आता है नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर। पाकिस्तान के डिप्लोमेट इंडिया के साथ इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, इंडियन जो है उसके काम में कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे। अब मैंने एग्जाम्पल लिया यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान, यहाँ पे हर कंट्री आ सकती है, इंडिया और यूएस की बात चलेगी तो इंडिया यूएस का नाम आएगा, ठीक है। देन पर्सोना नॉन ग्रेटा, आई थिंक ये क्लियर है आपको इसका क्या मीनिंग था। फिर आता है एक बार जो काउंसलर रिलेशन है। अब देखो
डिप्लोमैट, एम्बेसडर की बात हुई जो कहाँ पे बैठे हुए हैं आपके एम्बेसी के अंदर। अब रैंक थोड़ा सा अगर नीचे करें तो काउंसुलेट से आ जाएंगे, वहां पे कौन बैठे हैं, काउंसलर। तो उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे उसके लिए एक डिफरेंट एक्ट बना दिया जिसका नाम रख दिया काउंसुलर रिलेशन के ऊपर। तो ये 1963 में आए थे। इम्यूनिटी वैसी ही दी जाएगी जैसे एक डिप्लोमैट को दी होती है, बस लेवल थोड़ा सा घटा देते हैं ये, मतलब उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मानते। जहां पे वो ट्रेड और मिलिट्री से रिलेटेड डिस्कशन कर रहे हैं, काउंसलर वीजा मतलब सिटीजन के प्रेफरेंस में ज्यादा काम कर रहे हैं, तो उनकी इम्यूनिटीज थोड़ी डिक्रीज कर दी जाती है। कहाँ पे मेंशन्ड है, तो काउंसलर रिलेशन 1963 किसका पार्ट है, ये भी वेना कन्वेंशन का ही है, बस यहाँ पे अलग से पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो हुआ क्या था, जो डिप्लोमेटिक रिलेशन थे और काउंसलर रिलेशन थे पहले एक ही साथ लिखे हुए थे 1961 में। फिर डिप्लोमेटिक रिलेशन जो थे इनको दोबारा से हाईलाइट करा गया था, 1964 में इंप्लीमेंट हुआ था वेना कन्वेंशन, 72 में जाके दोबारा से उनको रिवाइज करा गया कि प्रॉपर क्लैरिटी होनी चाहिए हर कंट्री को कि क्या क्या डिप्लोमेटिक रिलेशन है। तो एक लीगली रिकॉग्नाइज करना है यहाँ पे डिप्लोमेटिक प्रिविलेजेस को, इस डॉक्यूमेंट के तहत जो भी लिखा हुआ है वो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, आप बाइंडिंग हो उस चीज को लेके। सारी इम्यूनिटी पावर्स क्या क्या है उनको बताया है, प्रोसीजर बताया है कि कोई डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट हो जाता है किसी गवर्नमेंट और किसी डिप्लोमैट के बीच में, अगर लड़ाई वड़ाई हो जाती है तो उसको कैसे आपने सॉल्व करना है, हाथापाई नहीं होनी चाहिए वहां पे, वो सारे रूल्स कहाँ पे दोबारा से मेंशन करेंगे 1972। ये डॉक्यूमेंट लगाया हुआ है, ये 61 का ही पार्ट है, बस एक अलग से डॉक्यूमेंट बना दिया कि ये लो यहाँ पे काउंसलर से इसको हमने सेपरेट कर दिया हुआ है। तो बस यहाँ पे सेपरेशन थी, जस्ट डन। तो इसमें से आपको 3-4 चीजें याद रखनी है। एक तो वेना कन्वेंशन 1961 का, पर्सोना नॉन ग्रेटा का मीनिंग क्या था उसको पता रखना है, आर्टिकल 9 में क्या था, तो 3 चीजें याद है ना, होस्ट कंट्री का डिस्क्रिशन, दूसरा था ऑब्लिगेशन और तीसरा था रिकॉल करना ही पड़ेगा। एंड देन आर्टिकल नंबर 29 और 31 जिसमें क्या रिप्रेजेंट करी थी, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज। ठीक है, तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। चले अगले आर्टिकल पर। तो ये देख लो, अब आपका ये मिशन से, स्पेस मिशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है, उसी में एक चैप्टर आता है स्पेस टेक्नोलॉजी, तो उसी के अंडर ये मिशन आते हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09, फिर आएगा चंद्रयान 5। चंद्रयान 5 को ही लुपेक्स भी बोला जाता है, इसी का नाम है लुपेक्स। लुपेक्स का मतलब है ल्यूनार। ल्यूनार वर्ड किसके लिए यूज करते हैं, चंद्रमा के लिए ही करते हैं। ल्यूनार एक्लिप्स सुना होगा आपने, चंद्र ग्रहण, ल्यूनार। तो ल्यूनार पोलर एक्सप्लोरेशन। आपने ये सुना है कि चंद्रयान 1 था, 2 था, 3 था, 4th हो गया कि अभी होना है, नहीं हुआ है अभी, अभी होना है, 4th अपकमिंग है। फिर 5th को कैसे दे दिया अप्रूवल हमने, देखो जो 4th वाला होगा, ऑब्जेक्टिव्स अलग हैं, यस वेरी गुड। सुनो, जो चंद्रयान 1 था ना, उसमें हमें बस इम्पैक्ट कॉज करना था कि हम भी चांद पे जाए हैं, ये मैटर नहीं करता वहां जाके हमारी मशीन क्रैश कर जाए, बस हमें टच करना था, इम्पैक्ट वाला था। चंद्रयान 2 जो था उसमें हमें इम्पैक्ट के साथ साथ सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी, जो कि हम नहीं कर पाए थे। हमारा जो लैंडर था, जो मशीन हमने वहां पे भेजी थी, वो जोर से जाके वहां टकराई। कायदे से होता क्या है, वहां पे हॉवरिंग करनी पड़ती है थोड़ी देर। हेलीकॉप्टर देखा होगा आपने, जो जितनी भी मिलिट्री वाली मूवीज होती हैं, थोड़ी देर एक ही जगह पे खड़े रहते हैं, फिर वहां से अटैक करते हैं, एक ही जगह पे रुकी होती है मशीन, दैट इज कॉल्ड हॉवरिंग। मतलब आप हवा में ही हो पर वहां पे थोड़ी मतलब एक तरह से स्टैटिक पोर्शन में आप रुके हुए हो, दैट इज कॉल्ड हॉवरिंग। फिर जाके वो सरफेस के ऊपर आती है मशीन, उसमें ये हॉवरिंग नहीं हुई, एकदम से आई और सीधी नीचे टकरा गई, तो उससे वो बाहर वाली मशीन तो टूट गई, पर जिसके अंदर हमने कैमरा वगैरह लगाया था वो बाहर निकल के घूम रही थी। तो मतलब पूरा स्मूथ मिशन हमारा ये नहीं गया था। फिर आया था हमारा चंद्रयान 3, और इसके तो पूरे चर्चे थे बाद में कि बहुत सॉफ्ट लैंडिंग हुई है, हमारा लैंडर भी आराम से पहुंचा था, और जो रोवर था जिसका प्रज्ञान था नाम, वो भी आराम से पहुंचा था। तो ये सक्सेसफुल हुआ। इसके बाद हम ज्यादा फोकस्ड है कि हमने ह्यूमंस को भी स्पेस के अंदर भेजना है, अब ह्यूमंस के ऊपर ज्यादा फोकस्ड आ चुके हैं। अब जैसे चंद्रयान 4 है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, हमें सैंपल लेके आना है मून से। अब इन्होंने, चाइना वालों ने एक चैंग 6 करके मिशन भेजा था, उसके तहत ये सैंपल ले आए चांद से उठा के, फिर U2 करके भेज दिया 2019 में, सैंपल ले आए दोबारा से। अभी तक हम सैंपल नहीं लेके आए हैं फ्रॉम मून। तो चंद्रयान 4 में हमारा मेन फोकस किस पे रहेगा कि हम दोबारा से सैंपल को लेके आएंगे। और जो चंद्रयान 5 है, इसमें इसरो, इसरो कौन है, इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है, ठीक है। और इसरो ने यहाँ पे कोलैबोरेशन करी हुई है जाक्सा के साथ, जाक्सा इज जापान की स्पेस एजेंसी। तो इन दोनों ने इस मिशन को नाम दे दिया है फॉर नाउ लुपेक्स, और इंडिया के लिए ये क्या है, चंद्रयान 5।
इसके अंदर ये क्या करेंगे, जो मून की एक फार साइड होती है, फार साइड का मतलब है जहां पे सूर्य की किरणें कभी पड़ी नहीं है आज तक, तो दो तीन चीजें वहां पे ये देखेंगे। एक, कि क्या वहां पे आइस अवेलेबल है, पहली चीज चंद्रयान 5 के अंदर। और दूसरा, वेरी गुड, वाटर की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को चेक करेंगे, कितना वाटर प्रेजेंट है, कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो वो चेक करेंगे अंडर चंद्रयान 5। डन। तो ये है चंद्रयान 1, 2, 3, 4, 5, डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अभी जो हम करेंगे पहले वो है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। देखो अर्थ, आप सभी को पता है अर्थ ऐसे होती है, कुछ जियोइड शेप बोलते हैं इसको, ना तो पूरी तरह से ओवल है ना तो पूरी तरह से सर्कुलर है, इस शेप को आप बोलते हो जियोइड। जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे ये वर्ड वहां पे आएगा, जियोइड इसको बोलते हैं। ऊपर से फ्लैट मिलेगी आपको, साइड से ऐसे लगेगा ओवल सी है, तो ओवल शेप होती है अगर तो ऐसी होनी चाहिए थी, पर ये ऊपर से आपको बिल्कुल ऐसे फ्लैट मिलेगी, फिर जाके बेंड मारती है, तो इस शेप को ही जियोइड बोल देते हैं। अब सुनना, ये जो ऊपर वाले पोर्शन होते हैं इनको बोलते हैं पोल्स। एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। डायरेक्शन के बेसिस पे क्या आती है, इक्वेटर, जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये वाली वर्टिकल आ गई ना, ये हॉरिजॉन्टल होती है, इसको बोलेंगे इक्वेटर। अब जो सैटेलाइट्स होती हैं वो इनके अराउंड भी रिवॉल्व कर सकती हैं, पोल्स के अराउंड, तो ऐसी सैटेलाइट को पोलर सैटेलाइट बोल देते हैं, और जिस रास्ते के ऊपर वो घूमती है उसको पोलर ऑर्बिट बोल देते हैं। ऑर्बिट कुछ नहीं होता है, जैसे सड़कें होती है ना बनी हुई, उसी तरह से आसमान के अंदर भी इमेजिनरी सड़कें बनी हैं जो दिखाई तो नहीं देती पर एग्जिस्ट करती हैं। वैसे ही अगर इक्वेटर के आसपास मूव करेगा तो उसको बोल देंगे इक्वेटोरियल सैटेलाइट, और जो रास्ता होगा इक्वेटोरियल ऑर्बिट। अभी जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09 थी वो हमें इस ऑर्बिट पे भेजनी थी, पोलर ऑर्बिट में। अब जो पोलर ऑर्बिट है इसी में एक और आती है सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट। आज मैं ज्यादा ऑर्बिट के ऊपर एम्फेसाइज नहीं करूंगी, पर आपको याद रखना है कि सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट पे भेजनी थी, जो लगभग अर्थ के सरफेस से 600 से लेकर 800 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है, 600 से 800 किलोमीटर के आसपास। तो वहां भी हमें कौन सी भेजनी थी, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09। पर हुआ क्या, जो इसका लॉन्च व्हीकल था उसका नाम था PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और इसको वर्क हॉर्स ऑफ इसरो भी बोला जाता है, वर्क हॉर्स। बहुत सारे मिशन इसरो ने इसी लॉन्च व्हीकल के साथ कंडक्ट करे हैं, पर ये लॉन्च व्हीकल होता क्या है, ये वाली आपको पूरी मशीन दिख रही है, ये लॉन्च व्हीकल होता है। स्पेसक्राफ्ट तो यहाँ पे जाके लगा होता है, जिसमें फिर जैसे फ्लावर खुलता है ना, आपका फूल खुलता है, वैसे खुलती है इसकी भी लेयर्स। तो ये तो स्पेसक्राफ्ट होता है जहां पे आपका या तो सैटेलाइट्स होंगी या तो आपने कोई क्रू भेजा होगा। क्रू का क्या मतलब होता है, जिसमें ह्यूमन बैठे होंगे, एस्ट्रोनॉट्स बैठे होंगे, इंडियन टर्म बोले तो वयम नॉट्स बोल देते हैं। तो ये जो नीचे का होता है सारा, ये फ्यूल चैम्बर होता है, इसमें इंजन लगा हुआ है, फ्यूल लगा हुआ है। ये वाला तो खैर GSLV आपको दिखेगा, पर यहाँ पे लिखा है PSLV। PSLV के अंदर होती हैं 4 स्टेजेस। अब जब आपने सुनी वो किसी ने इसरो की कमेंट्री कि क्यों फेल हुआ, आप क्या करोगे, ऐसे करना EOS-09 स्पेस लॉन्च, बस लॉन्च कर देना। वो जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल आपके यूट्यूब के ऊपर वीडियोस आती हैं वो दिखाएंगे, और वो बोलेंगे कि जो स्टेज 1 थी PSLV की वो सक्सेसफुल हुई, वो बोलेंगे स्टेज 2 भी सक्सेसफुल हुई, पर जो थर्ड स्टेज थी उसमें कुछ चेंजेस आए, प्रेशर में ड्रॉप आया, जिस वजह से यहाँ पे जो फ्यूल था वो जल नहीं पाया, और जल नहीं पाया, मिशन फेल। ठीक है, बाकी क्लैरिटी अभी उन्होंने नहीं दी है कि क्या क्या रीजंस और रहे जिस वजह से ये मिशन फेल हुआ है। पर ये स्टेज 1, 2, 3 और इवन इसमें 4 भी होती है, इनका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कौन सा फ्यूल कहाँ पे आपने डाला हुआ है। जैसे स्टेज 1 जो होती है ना PSLV की, इसमें डाला होता है सॉलिड फ्यूल। अब सॉलिड फ्यूल की एक खास बात होती है, जैसे वो काउंटिंग करते हैं पीछे को 5, 4, 3, 2, 1, तो नीचे जो फ्यूल डाला होता है वो सॉलिड वाला क्यों डाला होता है, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट आपको रॉकेट को ऊपर भेजना है, इतना टन्स में जिसका वजन है उसको आपने ऊपर की तरफ को भेजना है। तो न्यूटन का आपने थर्ड लॉ सुना होगा, इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन। गैसेस जाएंगे नीचे को, रॉकेट जाएगा ऊपर की तरफ को, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। इसी वजह से नीचे वाला जो फ्यूल होता है वो हमेशा सॉलिड होता है। जब सॉलिड फ्यूल जलना शुरू करता है वो कभी बंद नहीं होगा। क्या पता आपसे गलती से नॉब भी प्रेस हो जाए, आप जमीन पे बैठे हो वहां पे नॉब प्रेस हो जाए, लिक्विड वाला तो बंद ही हो जाएगा। आमतौर पे सिलेंडर का एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं, ऊपर गैस स्टोव होता है, नीचे सिलेंडर होता है, आप उसको ऑन ऑफ कर सकते हो ना, तो लिक्विड वाला जो फ्यूल होता है उसको हम ऑन ऑफ कर पाते हैं, पर जो सॉलिड फ्यूल होता है एक बार जलना शुरू करता है, इसको आप कभी भी बंद नहीं कर पाते। तो जो स्टेज 1 होता है यहाँ पे क्या डला होता है, यहाँ पे सॉलिड फ्यूल, ये जल गया। अब जलेगा लिक्विड फ्यूल, बन गई स्टेज 2, क्योंकि फ्यूल का टाइप ही अलग आ गया, इसमें बनेगा लिक्विड फ्यूल। फिर ऊपर जाओगे, यहाँ पे दोबारा से क्या डाला होगा, सॉलिड फ्यूल। ऊपर जाओगे फिर से क्या डाला होगा,
लिक्विड फ्यूल। अब जब ऊपर पहुंचेगा स्पेसक्राफ्ट तो कौन सा फ्यूल हेल्प करने वाला है? सिर्फ लिक्विड फ्यूल एक जो होगा। तो अब जैसे ये सॉलिड फ्यूल बर्न हुआ तो इसरो ने बोला कि सक्सेसफुली, मतलब जो स्टेज 1 थी वो सक्सेसफुली अपना काम कर चुकी है। जब स्टेज 2 बर्न हुई, लिक्विड फ्यूल बर्न हुआ, तब भी इसरो ने बोला कि सक्सेसफुली बर्न हुआ। पर जब थर्ड पे पहुंचा था तो उस टाइम पे कुछ प्रेशर ड्रॉप आया, जिस वजह से सॉलिड फ्यूल पूरी तरह से बर्न नहीं कर पाया, और जब बर्न नहीं हुआ तो जो मिशन था वो फेल हो गया। टोटल ये 17 मिनट का था। तो ये स्टेजेस जब भी बोलते हैं ना तो इसका मतलब होता है फ्यूल के बारे में वो बात कर रहे हैं। अभी ज्यादा डेप्थ में नहीं मैं लेके जा रही, इतना याद रखना है एटलीस्ट कि पीएसएलवी के अंदर कितनी स्टेजेस आएंगी, 4। सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड। वो पोलर ऑर्बिट है, अराउंड द पोल्स 600 से 900 किलोमीटर की दूरी पे होता है। अभी मैं आज ज्यादा हैवी नहीं कर रही, नहीं तो ऑर्बिट्स की मैं आपको और भी टाइप्स बता सकती हूँ, पर इतना ही लेके चलोगे आप आज के लिए। चलो जी, बाकी इसका काम क्या था? इमेजिंग करनी थी, फोटोज कैप्चर करनी थी। वेदर, डे एंड नाइट कंडीशन डजंट मैटर, रात है सुबह है, ये आपको सारी इमेजेस लाके देगा। बारिश लगी है वो भी मैटर नहीं करेगा, सारी इसने इमेजेस लाके देनी थी। पर अब ये फेल हो चुका है तो थी बोलूंगी मैं इसके लिए। ठीक है, हाँ जी, थ्रस्ट प्रोवाइड करता है, यस। अच्छा, येलो प्रॉपरली विजिबल नहीं था, ओके ओके डन, मैं रेड कर लेती हूँ यूज। ओके, यहां तक क्लियर? जो क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में आते हैं वो हमेशा ये वाला चीज पूछा जाता है कि कौन से वाला लॉन्च व्हीकल यूज किया था। तो ये C61 था। अब देखो पीएसएलवी का ये तीसरा मिशन बन चुका है जो फेल हुआ है। इससे पहले सिर्फ 2 मिशन थे जो फेल हुए थे, सिर्फ 2। तो वैसे तो ये फ्लाइट 61 लिखी होती है सक्सेस के बेसिस पे, अभी ये वैसे 63rd थी क्योंकि 2 फेल हुए थे पहले के, तो टोटल 63 ले गया है, जिसमें से 2 फेल हुई थी। अभी 61 वाला भी फेल हुआ है, तो आप नोटिस करना जब आगे कोई भी मिशन हम कंडक्ट करेंगे तो इसको लिखेंगे 64th, ये वाला जो होगा। जहाँ तो फ्लाइट 64th रही है पर यहाँ पे 61 नहीं आएगा कि फेल हुआ था पिछला, ठीक है? तो ये नंबर चेंज करता रहता है, ये फ्लाइट के नंबर को रिप्रेजेंट करता है ये वाला पार्ट। और वैसे ओवरऑल अगर देखें, क्योंकि हमारे पास बाहुबली भी है, जीएसएलवी जिसको बोलते हैं, तो 101st सैटेलाइट मिशन था ये हमारा, ठीक है? चलो, ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें थी। बाकी किस बैंड में लेके जानी थी? तो सी बैंड सिंथेटिक अपर्चर रेडार। रेडार से क्या चीज पता लग रही है आपको? सिग्नलिंग, सिग्नल्स का ही काम होता है। और दूसरा लिखा है सी बैंड, तो सी बैंड में आपको एक फ्रीक्वेंसी रेंज याद रखनी है, लिखी होगी यहाँ पे, ये वाली 5.3 गीगाहर्ट्ज के आसपास। इतनी फ्रीक्वेंसी पे हमें इन सैटेलाइट्स को लेके जाना था, सिंथेटिक अपर्चर रेडार। और इस बैंड को हम क्या बोलते हैं? सी बैंड। बहुत सारे बैंड्स हैं, सारे याद नहीं करने होते हैं, मिशन के हिसाब से ही याद करने होते हैं। तो EOS-09 का था सी बैंड 5.3 गीगा हार्ट्स के ऊपर, इतनी फ्रीक्वेंसी पे हमने इसको लेके जाना था। एंड नेक्स्ट जो आपने इसके रिगार्डिंग याद रखना है वो सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट के अंदर लेके जाना था 600 से 900 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। ओके, बाकी क्या काम करना था? अर्थ को ऑब्जर्व करना था, एग्रीकल्चर हो, डिजास्टर रिलेटेड चीजें हैं वो सब स्टडी करनी थी, मॉनिटर करनी थी, फ्लड की मैपिंग करनी थी कि फ्लड तो नहीं आ रहे, बॉर्डर सर्वेलियांस वेरी इंपॉर्टेंट, बॉर्डर एरियाज के ऊपर चेक रखना था, एंड अर्बन प्लानिंग कहाँ पे बेटर हो सकती है, फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट कवर कहाँ पे ज्यादा है, वो सारी चीजें इसने स्टडी करनी थी, ओवरऑल अर्थ को स्टडी करना था। नेक्स्ट आज चंद्रयान 5, जिसे लुपिक्स मिशन भी बोला जाता है। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि कौन सी 2 स्पेस एजेंसी ने यहाँ पे कोलैबोरेशन करा है? तो आंसर इज इसरो एंड जाक्सा, यस, जापान की जो स्पेस एजेंसी है, ठीक है। तो इन दोनों ने ये डिसाइड करा है। अब देखो इसरो और जो जाक्सा है वो दोनों अपने में काम डिवाइड कर लेंगे कि रोवर आप बना लेना, हम लैंडर बना लेंगे, जो फ्रीक्वेंसी का डेटाबेस होगा वो हम कलेक्ट कर लेंगे, मतलब दोनों कोलैबोरेशन में चलेंगे, डिवाइड कर लेंगे काम को। लॉन्च व्हीकल इसरो दे देगा अपना। वैसे इस वाले में जाक्सा का जो एक रॉकेट है, आपने अगर सुना हो उसके बारे में, H3 करके रॉकेट है, उसको ये यूज करेंगे, जो जापान का रॉकेट है उसको यूज करने वाले हैं। तो इस तरह से कोलैबोरेशन में ये काम करेंगे। तो पहला सवाल यही रहता है कौन कौन सी 2 स्पेस एजेंसी है। उसी के साथ चंद्रयान 4, इसमें क्या बोला? सैंपल कलेक्ट करके लेके आएगा। और जो चंद्रयान 5 है, यानी कि लुपिक्स मिशन भी जिसे नाम दिया है, यहाँ पे मेन फोकस रहेगा टू चेक आउट द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ वाटर। मून के ऊपर कैसा कैसा है, क्योंकि वहां पे सनरेज कभी पड़ी नहीं, तो इस हिसाब से चेक करना है। बाकी चंद्रयान सीरीज आई थिंक आपको क्लियर है। अब 1 में सिर्फ इंपैक्ट क्रिएट करना था, दूसरे का पर्पस था सॉफ्ट लैंडिंग करवानी थी, पर फेल हो गए थे, इसी वजह से थर्ड किया जिसमें हमने पूरी सॉफ्ट लैंडिंग करवाई। एंड फोर्थ पे जब दूसरा हमारा फेल हुआ था, पाकिस्तान बहुत खुश था कि फेल हो गया, फेल हो गया। फिर थर्ड हुआ, फिर चुप हो गए, क्योंकि पूरा बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट लैंडिंग इसमें देखने को मिली थी। अब जो फोर्थ है ये अपकमिंग है फॉर नाउ, इसमें हम सैंपल लेके आएंगे फ्रॉम मून। क्यों लेके आना है सैंपल? क्यों चाहिए होता है हमें सैंपल? सैंपल क्यों लेके आना है?
ठीक है, एक चेक कर सकते हैं कि क्या लाइफ एग्जिस्ट करती है, और जोर से। ठीक है, एक्सपेरिमेंट तो हम करते हैं, पर उस पर्सपेक्टिव से अभी नहीं देखेंगे। और मिनरल्स, कल को यूरेनियम मिल जाए, मर्क्यूरी मिल जाए, हमारे तो मजे लग जाएंगे, और जिसको पहले मिलेगा वो वही ना, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, वो वाली सिचुएशन होगी। चाइना तो लगा हुआ है, उनको एक बार मर्क्यूरी के रिजर्व्स मिले, वो लग गए थे वहां पे ड्रिलिंग करने, पर फिर बाकी कंट्रीज आगे आ जाती हैं कि इतनी भी एक्सेसिव ड्रिलिंग नहीं करनी है, तो कंट्रोल में आ जाते हैं। और दूसरी आती है क्यूरियोसिटी, एक ह्यूमन की क्यूरियोसिटी है, हमें सब पता होना चाहिए कि क्या चीज कहाँ पे लाया करती है, तो वो भी रहता है। बाकी चंद्रयान 5 है, ये मैंने आपको बता दिया, जो साउथ पोल है मून का, उस पे चेक करना है कि वाटर की क्वालिटी और क्वांटिटी कितनी है। क्वालिटी भी चेक करनी है कि ड्रिंकेबल है, यूजेबल है या नहीं, और साथ में क्वांटिटी कितनी है, कितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है, वो भी चेक करना है। डन। अब देखो, एक आर्टिकल आपको मिलता है हमेशा, बर्थ एनिवर्सरी होगी किसी की, डेथ एनिवर्सरी होगी, कोई प्रोमिनेंट एक रूलर एग्जिस्ट करता था अगर एंशियंट मेडिवल में जाएं, कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी एग्जिस्ट करती थी जिसने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया था, तो उसी में से एक नाम आता है सुखदेव थापर जी का, जिनका टाइमलाइन है पूरा 1907 टू 1931। जो शुरू की डेट लिखी होती है वो उनका बर्थ ईयर होता है, और अगले वाली जो लिखी होती है उनका डेथ ईयर होता है। अब ये क्यों पढ़ना जरूरी है? क्योंकि आपके जीएस पेपर 1 में इंडियन हिस्ट्री आती है, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री भी आती है, और उसी में कुछ इंडियन फ्रीडम फाइटर्स आते हैं। जब तो आप स्टोरीज पढ़ोगे मॉडर्न हिस्ट्री में, इनका नाम आएगा, इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस आएंगी, पर यहाँ पे एक बार आप रिवाइज कर लेते हो कि हाँ इनकी क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थी। तो 1 बाय 1 देख लो। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी लीडर थे जिन्होंने इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया था। सुखदेव जी का नाम तो वैसे सभी ने सुना होगा, भगत सिंह का भी अल्टीमेटली आपको याद आ जाएगा। तो इनकी लोकेशंस पूछी जाती हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज होती हैं, जितने स्टेट एग्जाम्स होते हैं ना, उनमें ज्यादा पूछा जाता है कि बर्थ प्लेस क्या था। तो इनका था लुधियाना और पंजाब वाला एरिया। और एक हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के भी ये मेंबर थे, HSRA। क्यों बनाया गया था इस एसोसिएशन को? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट करने के लिए, तो यही इसके भी मेंबर ये रहे थे। बाकी क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं? तो सबसे पहले तो इन्होंने एक जो ऑर्गेनाइज तरीके से रेवोल्यूशनरीज को इकट्ठा किया था, तो उनकी एक प्रॉपर सेल बनाई थी पंजाब वाले एरिया में, और बाकी नदरन इंडिया में, जितनी भी आपकी नदरन बेल्ट आती है इंडिया की, वहां वहां पे बनाई थी। नौजवान भारत सभा 1926 में लाहौर में बनाई थी। अब पहले तो पाकिस्तान तो 1947 में जाके पार्टीशन हुआ था ना, तो लाहौर वाली लोकेशन पे ये बना था नौजवान भारत सभा, ताकि जो यूथ है वो भी इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में पार्टिसिपेशन करे। फिर उसके बाद बहुत सारी एक्टिविटीज करी, जैसे हंगर स्ट्राइक करी थी 1929 में। अब हंगर स्ट्राइक का क्या पर्पस था? जेल के अंदर जितने भी कैदी हुआ करते थे, और होते तो इंडियंस ही थे, ऐसे तो बोल नहीं सकते कि स्पेशली इंडियंस, क्योंकि थे तो इंडियंस ही, उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था, और बहुत नीचे के काम उनसे करवाए जाते थे, तो उसी के अगेंस्ट इन्होंने हंगर स्ट्राइक करवाई थी। वो मूवी भी देखी होगी आपने, एक उसमें भी दिखाया हुआ ये वाला सीन, नाम नहीं रहते मुझे याद मूवीज के, तो उसमें हंगर स्ट्राइक वाला दिखाया है, उसमें सुखदेव जी थे, भगत सिंह जी थे, वो सभी आते हैं, हंगर स्ट्राइक करते हैं प्रॉपर। एंड लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस आपने सुना होगा 1928 का। मारना तो यहाँ पे खैर जिन्होंने लाला लाजपत राय को मारा था, जेम्स ए स्कॉट को हिट करना था, पर गलती से किसी और को ही गोली लगा दी थी, जो कि डीएसपी था, जेपी सॉन्डर्स, तो इसको गोली लग गई थी। फिर उसके बाद ही तो इनके पीछे सारे ब्रिटिशर्स पड़ गए थे, जो स्पेशली उनकी पुलिस फोर्सेस हुआ करती थी। बाद में इनको हैंग कर दिया गया था 23 मार्च 1931। आपको पता है 3 लोगों को उस दिन हैंग करा गया था, और उस डे को एज अ मार्टायर्स डे भी याद किया जाता है, यानी कि शहीद दिवस। ठीक है, तो ये रीजन थे इसके पीछे। तो इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस होती हैं, याद रखनी है आपने। अब आते हैं अपने कोलंबिया के ऊपर। तो आपके ये जीएस पेपर 1 से एक तो इंपॉर्टेंट है, हाँ जी यस, यहाँ पे भी आंसर किया था वंशिका ने, प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स को चेक करना। ठीक है, अब देखो, पहला तो आ गया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चाइना की एक पॉलिसी है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये चाहते हैं रेलवे के थ्रू, सड़कों के थ्रू, जहां से रास्ता मिल जाए उसके थ्रू हम सब जगह पे अपनी एक्सपांशन करें। और जो मैप है आपको वो कुछ इस तरह से दिखेगा, ये देखो सारी जगह पे दिख रही है ना, ऐसे रोप्स जैसी बिछाई हुई है। ये कनेक्टिविटी अपनी इंक्रीज करना चाहते हैं। ये क्या करते हैं, ये फोकस करते हैं कि ज्यादा गरीब कौन कौन से देश है, वहां पे हैवी इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनको बोलते हैं जब तुम्हें रिटर्न आना शुरू होगा हमारे पैसे वापस कर देना। इनको पता होता है कि ये पैसे वापस नहीं कर पाएंगे, और बाद में बोलते हैं कि ये लो तुम्हारी जो जगह है वो हमारी हुई। इसी वजह से इन्होंने अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चलाया है। इसी के जैसे आपने एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स करके सुना होगा, सुना है कभी? उसमें भी ये क्या कर रहे हैं, उसमें मैरीटाइम जो रूट होते हैं ना, उससे कनेक्टिविटी बना रहे हैं। सबसे ज्यादा जो फोकस किया था अफ्रीकन यूनियन, पाकिस्तान से तो अभी
इनडायरेक्टली टैक्स करवाता है, ज्यादा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वहां पे नहीं करता। रीजन, पाकिस्तान बहुत ज्यादा कर्जे में डूबा हुआ है, ये भी सोचते हैं कि इतना पैसा दे दिया कुछ हाथ तो रहा नहीं है रिटर्न में। तो एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। तो अभी ये जो कोलंबिया का है मिनिस्टर, इन्होंने डिसाइड किया है कि हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के हिस्सा बनेंगे, मेंबर बनेंगे। ऊपर बैठा है अमेरिका, यूएस, कुछ ना कुछ वो ऑब्जेक्शन तो करेंगे, पर खैर हमारे लिए जो अभी जानना जरूरी है वो एक तो कोलंबिया की लोकेशन है, उसे देख लेते हैं। तो जब आप वर्ल्ड मैप देखोगे तो इस तरफ हमारा इंडिया है, ये जाओगे तो अरब कंट्रीज आएंगी, ये वाली अफ्रीकन कंट्रीज हैं, ये आ गई आपकी अमेरिकन कॉन्टिनेंट। ऊपर नॉर्थ अमेरिका है, नीचे साउथ अमेरिका। ये वाटर बॉडी कौन सी है सचिन, पक्का? ये अटलांटिक है, ये एस शेप में आपको दिखेगी, दिस इज अटलांटिक ओशन। और ये वाला जो वाटर बॉडी है, ये वाला दिस इज पैसिफिक। ये अर्थ तो जुड़ी हुई है ना, हमने तो पेज पे दिखाया हुआ, तो दिस इज पैसिफिक ओशन। ये वाला कौन सा आएगा? ये इंडियन ओशियन है, ठीक है, हमारी कंट्री के ही ऊपर इसका नाम भी है इंडियन ओशियन। तो हमें जाना है अभी साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में कोई कंट्री ब्राजील सुनी है कभी? बस उसी के ऊपर की तरफ देखोगे तो देयर इज कंट्री, नाम है कोलंबिया। तो ये देखो, थोड़ा सा इसको जूम कर लो, ये कोलंबिया आ गया आपका। नीचे की तरफ देखो, ये ब्राजील वाला बॉर्डर लगा हुआ है इसके साथ, ये सारा। फिर आगे इधर पेरू नाम की एक कंट्री है, ऊपर इक्वाडोर है। यहाँ पे पनामा कैनाल आपने सुनी होगी, किस कॉन्टेक्स्ट में सुनी थी पनामा कैनाल? हाँ हाँ, फॉरेस्ट एरिया, ठीक है, बहुत हद तक सही सुना है। न्यूज क्या बनी होती थी? सुनो, आपने सुना होगा कि बहुत सारे इंडिया के लोग बाहर जाते हैं बिना किसी वीजा के, इलीगल रूट के जरिए। तब आपने सुना होगा पनामा कैनाल के बारे में। तो ये पनामा भी इसी के साथ टच करती है यहाँ पे। उसी के साथ साइड में आ जाएगी ये कंट्री विच इज वेनेजुएला, ठीक है। यहाँ पे एक माउंटेन रेंजेस आप सुनोगे। वैसे तो साउथ अमेरिका की टोटल 7 कंट्रीज के साथ वो बॉर्डर बनाएगी, नाम है उसका एंडीज। पर आज नहीं मैं बोलूंगी कि आप 7 की 7 कंट्रीज याद कर लो, अभी इतना याद रखना है कि कोलंबिया में भी एंडीज आएंगी। एंडीज माउंटेन, एंडीज याद रखना। रॉकीज आ जाती हैं तो वो ऊपर है नॉर्थ अमेरिका में, एंडीज कहाँ पे मिलेंगी आपको? साउथ अमेरिकन पार्ट में। डन, तो याद रखोगे इसको। तो कोलंबिया की अगर बात करें, कैपिटल इज बोगोटा, कैपिटल है कोलंबिया की बोगोटा। वाटर बॉडीज देखो साइड में, एक तरफ पैसिफिक ओशन मिलेगा, यहाँ पे पनामा कैनाल है। ये वाली जो ऊपर थोड़ी सी वाटर बॉडी मिलेगी, ये है कैरेबियन सी, कैरेबियन सी, सारा फैला हुआ है यहाँ तक कैरेबियन सी। और साइड में अगर ओशन पूछ लिया जाए तो अटलांटिक ओशन, उसी का तो पानी है इस समंदर के अंदर, ओशन का ही पानी आता है समंदरों के अंदर, ठीक है जी। तो दिस इज कोलंबिया, याद रखिएगा कोलंबिया। इसकी एक खास बात है कि 2 पानी इसको टच करते हैं, एक तरफ पैसिफिक ओशन का और दूसरी तरफ अटलांटिक ओशन का, तो यूनिकनेस आ जाती है। रह जाएगा याद, कैपिटल बोगोटा, ठीक है। ठीक है, यस वंशिका, ठीक है, गुड, याद रह गया। एंडीज टच करती है कोलंबिया को, यस। वैसे यहां से शुरू हो जाएगी वेनेजुएला से, पर अभी सारा याद नहीं करना है क्योंकि आपका आज फर्स्ट लेक्चर है करंट का, तो मैं बर्डन नहीं करूंगी इतना ज्यादा। देन आज क्या क्या और इनके बारे में आपने याद रखना है। तो पहले तो साउथ अमेरिका की कंट्री है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इन्होंने साइन कर दिया है। तो साइन कर दिया है, इनको कल को प्रॉब्लम आएगी कि इतने ज्यादा एडवांस्ड भी नहीं है कि चाइना को टैकल कर सके। देन आ जाते हैं पॉलिटिकल बॉर्डर्स। तो बॉर्डर एरियाज आपने देखे, नीचे ब्राजील था, पेरू था, इक्वाडोर था, इधर पनामा कैनाल गई, ऊपर की तरफ वेनेजुएला था। तो ये बॉर्डरिंग कंट्रीज भी आपने ध्यान में रखनी है। अच्छा, यहाँ पे लिखा होता है कई बार कि साउथ में है या फिर साउथ ईस्ट में है, तो हमेशा कंट्री को सेंटर में रखना है इस तरह से, और इस तरह से लाइंस लगा लेनी है। ये आ गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो जिसकी लोकेशन थोड़ी सी इस तरफ को होती है उसको बोल देते हैं कि नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड है। देन इधर को आएगी तो बोल देंगे उसको नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है, इधर को आएगी तो साउथ ईस्ट में, और इधर को बोलेंगे तो साउथ वेस्ट में। तो उसी के बेसिस पे अब देखो, यहाँ पे ब्राजील को लिखा है कि साउथ ईस्ट में लोकेटेड है। एक बार मैप पे देखोगे, लाइन ड्रॉ कर लो ये वाली, तो ये आ गया साउथ ईस्ट में ब्राजील वाला पार्ट। सेम ही फॉर्मूला रहेगा जब भी आप मैपिंग करोगे ना, तो यही वाला फॉर्मूला यूज करना है हमेशा। मैं भूल जाऊं तो याद करवा दिया करो, मैं बीच में लाइन करके आपको दिखा सकती हूँ वो चीज। एंड सेम अगर आप देखोगे ऊपर वाला वेनेजुएला, तो ये आपका कहाँ पे पड़ेगा?
नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में। सेम पेरू को देखो तो लगभग ही आपके साउथ में आएगा, पर वहीं पे थोड़ा सा इक्वाडोर को साइड में देखोगे तो साउथ वेस्ट में जैसे पड़ेगा आपको ये। तो कई बार पूछ लेता है साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट उन वर्ड्स के ऊपर, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होता है, लाइन लगानी होती है, मैप थोड़ा दिमाग में याद रखना होता है। तो पहले तो आप कहाँ गए, अपना इंडिया देखो वर्ल्ड मैप में हमेशा, फिर उससे शुरू करो कि किस डायरेक्शन में ये जाके कॉन्टिनेंट पड़ेगा। तो यहाँ पे गए हम फिर साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की ये वाली कंट्री को हमने स्टडी किया, नाम था कोलंबिया। कोलंबिया की कैपिटल इज बोगोटा। एंडीज को टच करती है तो यस करती है। टोटल वैसे 7 कंट्रीज हैं साउथ अमेरिका की, यहां से शुरू हो जाएगी वो एंडीज माउंटेन और नीचे तक जाती हैं, ठीक है। तो अभी सारी नहीं मैं बोलूंगी आपको याद करने के लिए, तो हल्के हल्के जैसे जैसे मैप पे आती रहती हैं उसमें उसके साथ साथ याद कर लेंगे। हाँ, आप नहीं थे उस दिन? अच्छा, आपने नहीं लगाया ना करंट अफेयर वाला, मैंने बताया था बनाने हैं, शॉर्टकट बनाने हैं, क्योंकि जब तक एग्जाम आएगा बहुत ज्यादा दिमाग में नहीं याद रहते। तो ये तो मिलना ही है, ये तो मिलना ही है। आपको ऐप पे ही आएंगे, ये ऐप पे ही आएंगे, आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी आ जाएंगे, उसमें मॉड्यूल आता है, पीपीटी आपकी ऐप पे ही आ जाती है। इसमें से ये तो लोकेशन बेस्ड था, तो इसमें से कुछ नहीं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे आ सकता है। तो ये बहुत लंबा टॉपिक है, इसको मैं एज इट इज नहीं करवाऊंगी, इसमें इसका एडिटोरियल कर लेंगे चाहे से, ठीक है। 15-20 मिनट लग जाएंगे एक ही आर्टिकल पे, तो टाइम कंज्यूमिंग होता है। हाँ, मेंस का अभी नहीं करना मैंने। अच्छा, आप आए नहीं थे उस दिन, चलो मुझे याद रखना पड़ेगा। मैंने बताया था क्या चीज मेंस में इंक्लूड करनी है। अभी 2-3 महीने आप मेंस की बात नहीं करेंगे, पहले डेटा कंज्यूम कर लो, उसके बाद आप मेंस के लिए फोकस्ड हो सकते हो, ठीक है। एक बार लास्ट में मैं फिर से बता देती हूँ, फिर अभी कर लें पहले थोड़ा सा। नेक्स्ट आ जाओ, ब्लाइड रॉन्डेविल फ्लैट जैको। सबसे जो टफ क्वेश्चन आता है आपके प्री में वो स्पीशी वाला ही होता है। क्वेश्चन भी एक आएगा और थ्रू आउट ईयर बहुत सारी स्पीशीज न्यूज में रहती हैं, पर आती वही है जो आपने पढ़ी होती है, याद नहीं रहती, बस ये फर्क है। इसी वजह से मैंने बोला है शॉर्ट नोट्स तो आपने जरूर से बनाने हैं। इसकी खास बात क्या है, ये 34 ईयर्स के बाद साउथ अफ्रीका में मिली है। अब यहाँ पे कौन सा पेपर है, तो जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, और एक आर्टिकल आता है उसमें स्पीशी इन न्यूज। जब भी आपका स्टैटिक पार्ट शुरू होता है ना एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का, तो उस दिन नहीं करते आप स्पीशी इन न्यूज, क्योंकि ये करंट अफेयर का ही हिस्सा है। जो पिछले साल स्पीशीज न्यूज में थी जरूरी नहीं है इस साल भी न्यूज में होंगी, ठीक है। जैसे ये जैको, ये तो आई 34 साल के बाद है दोबारा से, तो अब जाके ये आपको न्यूज आर्टिकल्स में मिलेगी, ठीक है। तो स्पीशी अपडेट करनी पड़ेगी। नाम क्या है इसका शॉर्ट में, जैको। वैसे क्या है, ब्लाइट रॉन्डेविल फ्लैट जैको, बड़ा लंबा सा नाम है, पर जैको वर्ड याद रह जाता है। एक और वर्ड छिपकलियों के लिए बहुत कॉमन है, वो है हेमीडेक्टाइलस। ये वर्ड भी आया ना कभी कि किस चीज की स्पीशी होगी, वो भी छिपकली की होती है, हेमीडेक्टाइलस। बस एक निमोनिक सा है जिससे आप याद रख सकते हो। अब देखो यहाँ पे बोला साउथ अफ्रीका में, तो साउथ अफ्रीका पहले तो मैप पे आपको लोकेट करनी आनी चाहिए, तो पीछे वर्ल्ड मैप पे चलो दोबारा से। इंडिया, ये आ गया आपका अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकन एक कॉन्टिनेंट है, बिल्कुल बॉटम पे चले जाओ, दिस इज साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका एक ऐसा कंट्री है जिसके अंदर 2 और छोटी छोटी कंट्रीज लोकेटेड है। नाम पता है किसी को? लिसोथो और ईस्वातिनी। ये छोटी सी कंट्री है लिसोथो, और इसी के ऊपर जाओगे, पहले इसका नाम स्वाजीलैंड हुआ करता था, अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है और नाम है ई स्वातिनी। ई स्वातिनी। तो साउथ अफ्रीका एक ऐसा कंट्री है जिसके अंदर 2 और कंट्रीज लोकेटेड हैं, इनको याद रखना, लिसोथो एंड ई स्वातिनी। जब आप मैपिंग करोगे ना, अगर आपने करंट ठीक से लगाया था तो आप बहुत सारी लोकेशंस को पहले आइडेंटिफाई कर लोगे कि हाँ ये तो हमने पढ़ी हुई थी। अब यहाँ पे साइड में देखो एक एरिया हाईलाइटेड सा है, इसका नाम है पुमलैंगा। प्युमलैंगा, यहाँ पे एम साइलेंट होता है, प्युमलैंगा इस जगह का नाम है, यहीं पे ये जैको नाम की स्पीशी मिली है, प्युमलैंगा। अब क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा कि जैको कहाँ पे मिली थी, पूछ लेगा ये जो प्युमलैंगा लोकेशन है ये किस कंट्री का एरिया है, तो किसका आएगा, साउथ अफ्रीका। मल्टीपल कंट्रीज आएंगी, आपको ध्यान रखना है। प्युमलैंगा में क्या मिला था, तो जैको छिपकली मिली थी, 34 साल के बाद मिली है, ये उसकी खास बात है। अब ऐसे भी नहीं है कि उसका नंबर बहुत डेफिशिएंट था, नंबर इसका डेटा डेफिशिएंट था, मतलब इतना डेटा था ही नहीं अपने पास कि इसको हम काउंट करें वहां जा जाके। तो अब दोबारा से मिली है, इसी वजह से इंपॉर्टेंट है। रॉक ड्वेलर है, कहाँ पे रहेगी, पत्थर वगैरह पे रहेगी। देन अडेप्टेशन कैसी है, तो कैसा एरिया होगा वहां पे, ज्यादा सूखा होगा तो अडेप्टेबल है, मतलब पानी उसको नहीं चाहिए उतना। देन आती है आपकी कब डिस्कवर हुई थी, 1991 में हुई थी, पर उसके बाद कभी देखी ही नहीं गई थी, तो काफी गैप आ गया, इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। जो इससे इंपॉर्टेंट है वो इसका लोकेशन है, प्योमलैंगा। जब ये ऐसे यूनिक से लोकेशन आते हैं उस पर पूछते हैं क्वेश्चन आपसे, तो इसको याद रखना।
IUCN स्टेटस देखोगे तो देखो, पहले बोला जाता था इसको डेटा डेफिशिएंट। एक IUCN लिस्ट है, ये जो साइड में आपको दिख रही है, जब तक तो लिखा है नॉट इवेलुएटेड, तो उसका नंबर ही इतना ज्यादा है कि इवेलुएशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगली जो कैटेगरी होती है वो है डेटा डेफिशिएंट। इसका मतलब होता है उसके बारे में उतनी इंफॉर्मेशन हमें नहीं पता, ये भी नहीं पता कि वो एक्सटिंक्शन पे है या नहीं, तो इन दोनों को तो अवॉइड ही किया जाता है। फिर आता है लीस्ट कंसर्न। लीस्ट कंसर्न में पॉपुलेशन काफी स्टेबल होती है, तो चिंता की कोई बात नहीं होती है। फिर आती है नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज नियर थ्रेटन। अब क्या हो रहा है, आप उसको थ्रेटन कर रहे हो, कोई भी रीजन हो सकता है, आप उस एरिया में इंडस्ट्रीज लगा रहे हो जिस वजह से इनकी डेथ हो रही है, तो नियर थ्रेटेंड है। वल्नरेबल में क्या हो गया, अब तो इतना खतरा आपने उनको क्रिएट कर दिया है कि वो एक्सटिंक्ट भी हो सकती हैं, अभी जस्ट खतरा डेवलप हो रहा है। एंडेंजर्ड, अब तो बहुत ही ज्यादा रिस्क आ चुका है, अब तो कुछ भी हो सकता है, येस और नो वाली सिचुएशन है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड, अब नहीं बचाया ना तो वाइल्ड में से ही खत्म हो जाएगी, अभी भी आप जागे नहीं तो खत्म ही हो जाएगी। देन आती है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, खत्म हो गई, उसकी कोई फिजिकल प्रेजेंस आपको नहीं मिलने वाली। पर एक और कैटेगरी है एक्सटिंक्ट। आजकल आप सुनते हो बायो बैंक्स, सुना है ये वर्ड? इसमें क्या किया जाता है, कोई भी प्लांट है, एनिमल है, उनके जीन्स को रख लिया जाता है कि कल को गायब हो जाए तो जीन से उसको दोबारा से बना सके। तो जब एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड हुई तो मतलब उसका फिजिकल एविडेंस नहीं है, देखने को नहीं मिलेगी। पर एक्सटिंक्ट कब होगी एक्चुअल में, कि अगर आपके पास उसका जीन था, अब जीन भी नहीं बचा है तो उसके बाद वो खत्म है, उसके बाद आप उसको दोबारा से रिवाइव नहीं कर सकते। आपने एक वर्ड सुना होगा डी एक्सटिंक्शन, वुल्फ वाली न्यूज सुनी थी, व्हाइट वुल्फ्स को दोबारा से डी एक्सटिंक्ट करा गया है, वो खत्म हो गए थे, अब दोबारा से उनको बनाया गया है। चलो उसकी स्टोरी डिफरेंट है, उसको फिर कभी डिस्कस करेंगे, पर सुना होगा आपने, दैट इज डी एक्सटिंक्शन, कि जीन से ही दोबारा से डेवलप कर दिया। एंड उसके बाद और भी बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो बहुत टाइम पहले देखे गए थे, अब दोबारा से देखने को मिल रहे हैं। ये साइड में जो दिख रहा है ये ड्यून मोल है, ये 80 साल के बाद देखा गया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ड्यून मोल। बटरफ्लाई हैं, लीजर्ड्स हैं, बहुत सारी होती हैं ऐसी, फ्रॉग होते हैं जो बीच टाइम गैप में गायब हो जाते हैं, फिर दोबारा से वापस आते हैं। चलो जी, दैट्स ऑल। समझ आया आपको, थोड़ा कनेक्ट कर पाए? 2-3 क्वेश्चन पूछ लो, पूछू? चलो नितिन बताएंगे, ऑनलाइन वाले फटाफट से आंसर करेंगे, टाइम हो गया उसके बाद। ओके, साउथ अफ्रीका के अंदर आपने 2 कंट्रीज देखी अभी, कौन कौन सी थी? नहीं रही याद? चलो कोई नहीं, लिख लिख मैंने इंडिया बना दिया, अफ्रीकन यूनियन। हाँ जी, मुस्कान। लिसोथो, लिसोथो, एक लिसोथो है, ऊपर की तरफ ई स्वातिनी है। इसको साथ के साथ ही याद कर लेना है, नहीं तो मैंने वो क्लटरिंग वाला बताया था कि जितना रखोगे वो बस उतना कैरी होता जाएगा, तो आपने साथ साथ ही रिवाइज करना है इनको। बोलो, लिसोथो, ई स्वातिनी, ई स्वातिनी। स्वाजीलैंड पहले वाला नाम था, फिर ई स्वातिनी कर दिया था। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए ये जैको नाम की चीज क्या है, तो क्या है ये? लिजर्ड है। ठीक है, लिजर्ड याद रखना है इसके कॉन्टेक्स्ट में। हाँ जी, ऑनलाइन आप भी बता दें, कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो फटाफट से आंसर करो। क्वेश्चन साइंटिफिक याद नहीं रखना है, बस रॉन डेल्वो याद रख लेना, एक रॉन डेल्वो फ्लैट लिजर्ड, बस इतना से याद रखना है। लंबा से होएगा ये, ब्लाइड रॉन डेविल फ्लैट जैको, रॉन डेविल याद रखना है। अच्छा, हेमिडेक्टाइलिस, हाँ हेमिडेक्टाइलिस भी लिजर्ड से ही रिलेटेड है। ठीक है, ओके। फिर पढ़ा था हमने कोलंबिया। हाँ जी, कोलंबिया के बारे में कैपिटल बताओ सचिन। ठीक है, बोगोटा। मुस्कान बताएगी, क्या ये एंडीज के साथ टच करेगी? यस। नितिन, एंडीज कितने के साथ टच करती है वैसे? 7। साउथ अमेरिकन ही कंट्रीज होंगी, वो जो कॉन्टिनेंट देखा ना साउथ अमेरिका, उसी के साथ कुछ ऐसा जैसा मैप देखा आपने, यहाँ पे कोलंबिया था। मुस्कान, इस तरफ कौन सी वाटर बॉडी थी? पैसिफिक ओशन। ठीक है, उसका भी कौन सा सी था? कैरिबियन सी। ठीक है, ओके। और क्या पढ़ा था इसमें हमने? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इन्होंने अभी के लिए साइन करा है, वो याद रख। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। टैरिफ्स वाली, वो तो चलता ही रहता है, वो हर हफ्ते आएगी। नहीं, वो स्टैटिक में कवर हो जाता है, उसके बाद वैल्यूज ही चेंज होती हैं, डेटा चेंज होता है, तो उतना याद नहीं करना होता, तो हर हफ्ते का तो याद नहीं रहता। वो तो अपनी जीडीपी जो आती है ना क्वार्टर वाली, उसको भी याद नहीं करना होता, फाइनली याद रखनी होती है, तो उतनी वैल्यूज याद नहीं करनी है आपने। ठीक है, फिर उसके बाद हमने सुखदेव जी के बारे में पढ़ा था। मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन बताओ,
क्या ये हंगर स्ट्राइक में इन्होंने पार्टिसिपेशन किया था? तो यस। लाहौर कॉन्स्पिरेसी में ये इन्वॉल्व थे? यस। ईयर क्या था? 1928। 8। और इनकी डेथ कौन से ईयर में हुई थी? 1931। डेट थी 23 मार्च। ये तो याद रखनी पड़ेगी क्योंकि उस दिन क्या है? शहीद दिवस, मार्टायर्स डे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। उसके बाद हमने चंद्रयान मिशंस के बारे में पढ़ा था। चंद्रयान 1 में क्या हुआ था? बस इंपैक्ट क्रिएट किया। चंद्रयान 2 में ठीक है, मतलब बस लैंडिंग कराई पर वो फेल हो गई थी, स्मूथ नहीं हुई थी, पहुंच तो गए थे क्योंकि हमारा रोवर वहां पे चल रहा था। चंद्रयान 3 में सॉफ्ट लैंडिंग। चंद्रयान 4 में क्या करेंगे? सैंपल को वापस लेके आएंगे। एंड चंद्रयान 5 वाटर की क्वालिटी एंड क्वांटिटी, आइस वगैरह के बारे में हम वहां पे एनालिसिस करेंगे। और किस किस की कोलैबोरेशन है? इसरो एंड जाक्सा। ठीक है। EOS-09 कौन सा लॉन्च व्हीकल इसमें हमने यूज किया था? PSLV C61। C61 फ्लाइट नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तीसरा ये फेल्ड मिशन हुआ है PSLV का, बाकी सारे सक्सेसफुली थे। और कौन सी ऑर्बिट में डालना था? सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट, यानी कि पोल्स के ही अराउंड इसने घूमना था। चलो, नेक्स्ट आपने पढ़ा पर्सोना नॉन ग्रेटा। कौन से आर्टिकल में मेंशन है वियना कन्वेंशन के? आर्टिकल 9। और इम्यूनिटीज के बारे में कौन से आर्टिकल्स आएंगे? 29 एंड 31। क्या बोला है उसमें कि एक एक्सेप्शन है, कब वो इम्यूनिटीज नहीं दी जाएंगी? जब ऑफिशियल वर्क के बियॉन्ड वो कोई इम्यूनिटी को ब्रेक करने की ट्राई करेंगे, मिसयूज करने की ट्राई करेंगे, तो उस टाइम पे नहीं मिलेगी। ठीक है। क्या डिप्लोमेट और जो होस्ट कंट्री होंगी वो एक दूसरे के काम में इंटरफेयर कर सकते हैं? आंसर इज नो। इम्यूनिटी स्नैच कर सकता है होस्ट कंट्री? आंसर इज यस। पर्सोना नॉन ग्रेटा में बोला ना, होस्ट कंट्री की मर्जी होगी कि कौन डिप्लोमेट है कौन नहीं। उसके बाद अगर नहीं बुलाए दूसरी कंट्री अपने डिप्लोमेट्स को, फिर क्या होगा? हाँ, फिर उसके बाद जो इम्यूनिटीज उनको मिल रखी थी वो वहां से रद्द कर दी जाएगी। एम्बेसी में कौन बैठेंगे? क्या टर्म? एम्बेसिडर। एंड काउंसलेट्स में काउंसिल। ठीक है, तो वो नाम से याद रह जाएगा। जो काउंसलेट होता है वहां पे किस चीज से रिलेटेड ज्यादा काम किए जाते हैं? नो, सिटीजन ओरिएंटेड ज्यादा रहेंगे, वीजा रिलेटेड, पासपोर्ट रिलेटेड, वो सारे काम वहां पे करे जाएंगे। एंड जो आपकी एम्बेसी रहेगी, ट्रेड हो गया, मिलिट्री से रिलेटेड कोई कॉन्वर्जेशन है वो होगी। हाँ जी, वो हैं ही सारे फॉरेनर्स, बस इंडिया के अंदर अपनी कंट्री को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी कंट्री की गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो पर्सोना नॉन ग्रेटा काफी इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल और आर्टिकल्स करेंगे अब। ठीक है।